नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। और आज से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के क्लासेस को। ठीक है, काम काम की बातों पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। जो भी यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कि यदि मैं लिखूंगा ही तो स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आपको दे दिया जाएगा। अदरवाइज जो भी यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारा पीडीएफ मटेरियल आपको चैनल पे मिल जाएगा, चाहे वो टेलीग्राम का चैनल हो चाहे व्हाट्सएप का चैनल हो। जिस पे जिसको सुविधाएं हैं वो वहां से आप चैनल पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप सोचिए, आप सुनिए पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है। ये जैसे चैप्टर है, ये चैप्टर हर एक चैप्टर का यही रणनीति होगा। ठीक है, जो भी पढ़ाऊंगा आपको, तो ये चैप्टर है। इस चैप्टर में अपन इस चैप्टर को खत्म करने में 3 दिन लगेगा अपने को। तो 3 दिन जैसे खत्म हो जाएगा, इसके बाद एक क्लास रखेंगे मैराथन का। उस मैराथन पे ये व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा, उसे लैपटॉप में पढ़ा दूंगा पीडीएफ के थ्रू। अब जो पीडीएफ में मेंशन है ना, वो सारे दोबारा ये सारे आएंगे जो अभी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन उसमें हाईलाइट किया हुआ रहेगा। पीडीएफ में वो सारे पोर्शंस को केवल आपको याद करना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पीडीएफ किसी ने किसी कहीं से डाउनलोड किया हुआ नहीं है, ये मेरे खुद के लिखे हुए हैं। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, ये देख रहे हो, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओनली ये तैयार किया गया है जैकबोर्ड के लिए, जैकबोर्ड के लिए। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस सिलेबस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। दिसंबर के एंड तक में इसे अपन लोग कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी मैं कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि फिजिक्स है तो हो सकता है मे भी थोड़ा ज्यादा टाइम ले आज कंपेयर टू मैथ्स वाला तब का दिसंबर तक में कंप्लीट हो जाएगा, नो डाउट। फिजिक्स वाला हो सकता है कि जनवरी के 10 तारीख तक जा सकता है। बाकी टाइम जो बचेगा उसमें अपन लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे गाइस। अब इस ड्यूरेशन को ना हम लोग कम कर सकते हैं। जनवरी 10 से अपन लोग कम कर सकते हैं, दिसंबर का भी आधा तक ले आ सकते हैं। ये तब पॉसिबल है जब अपन लोग लाइव क्लास अटेम्प्ट करें। और चैनल नया है तो इसमें लाइव तो अपन लोग जा नहीं सकते। लाइव जाने के लिए जो क्राइटेरिया होता है ना यूट्यूब का, वो आप फटाफट से क्या करवा दो, पूरा करवा दो, तो अपन लोग लाइव आएंगे और लाइव में डायरेक्ट अपन लोग चीजों को सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे, बाकी टाइम पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये थी बेसिक जानकारी जो आपको ध्यान में रखना है। जो भी फिजिक्स का शेड्यूल होगा वो शुरुआत के वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। गाइज अपने पास क्या है ना, सराउंडिंग में चारों तरफ देखोगे तो अपने पास चारों तरफ इलेक्ट्रिक से बने हुए डिवाइसेस हैं या फिर मशीन है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता है। चाहे वो मोटर हो, फैन हो, पंखा हो, या फिर बल्ब हो, गीजर हो, फ्रिज हो, ये सारे इलेक्ट्रिक, बाइक हो, इलेक्ट्रिक आपका ट्रेन हो, ये सारे के सारे क्या चीज से चलता है गाइस, इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता है। आप जरा सोच के देखो, यदि हम इलेक्ट्रिसिटी सही समय पे सही अमाउंट पे यदि प्रोवाइड नहीं किए तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जैसे 100 वाट बल्ब पे आपने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिया तो सब बल्बे उड़ जाएगा, है ना, गड़बड़ है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने जरूरत के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना। गाइस, यदि इलेक्ट्रिसिटी को अपने जरूरत के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पे आपका कंट्रोल होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करना पड़ेगा। अब जब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन ही आता है कि आई एम द फ्लो ऑफ चार्ज। देख रहे हो, करंट बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट ही हुआ ना, करंट बराबर क्या होता है, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज। ये बोल दिया, ये तो ठेल दिया किसकी ओर, चार्ज की ओर, कि भैया यदि आप इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट पे पकड़ बनाना चाहते हो तो करंट किसके वजह से आता है उस पे पकड़ बना लोगे तो ऑटोमेटिकली आप करंट पे पकड़ बना सकते हो। तो करंट किसके वजह से आता है, चार्ज के वजह से आता है। तो गाइस अपन लोग चार्ज के बिहेवियर को पकड़ लेंगे ना तो अपने को समझ में आ जाएगा कि कितना चार्ज भेजेंगे कि करंट आएगा। सोचो, यदि कम चार्ज भेज दोगे तो कम चार्ज करंट आएगा, ज्यादा चार्ज भेज दोगे तो ज्यादा करंट आएगा, बढ़िया वाला तार में भेज दोगे तो बढ़िया करंट आएगा, अब खरबका वाला तार में भेज दोगे तो कम करंट आएगा। तो मतलब चार्ज को ही अपन लोग भेज भेज के क्या करेंगे, करंट बनाएंगे। तो अपने को चार्ज में पकड़ बनाना पड़ेगा। तो भाई चार्ज को स्टडी करने के लिए एनसीईआरटी वालों ने हमें 2 चैप्टर प्रोवाइड करके रखा है। एक चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सेकंड वाला चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। गाइस अपने चार्ज को मान लिया, स्टडी कर लिया, पूरी तरह से इसकी जानकारी को इकट्ठा कर लिया। अब जैसे ही इकट्ठा करने के दौरान, जानकारी को इकट्ठा करने के दौरान आपको पता चला कि चार्ज को स्टोर करने के लिए ना मुझे एक डब्बा चाहिए, एक ऐसा ढांचा चाहिए जहाँ पे मैं चार्ज को स्टोर करके रखूंगा, है ना, जमा करके, और जरूरत के अकॉर्डिंग उसे फ्लो करवाऊंगा और करंट बना के बल्ब, फैन, पंखा जलाऊंगा, है ना।
तो जिस डिवाइस पे आप चार्ज को स्टोर करके रखोगे ना, उसी डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, जो अगला चैप्टर में आएगा। तो ये आपका बेसिक क्या था, ओवरऑल जानकारी। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ताकि अपन लोग करंट पे पकड़ बना के उसका सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर पे आपका पॉइंट आता है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। बेसिक पॉइंट ही यही है। तो मन में सवाल आएगा गाइस कि चार्ज ये होता कौन चीज है। तो सुनो ध्यान से आप, दुनिया में कोई भी चीज ऐसा हो जिसको एग्जिस्टेंस ही तब होता है जब उसके अंदर कुछ हो जिसमें से आप कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जैसे कोई मटेरियल यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो आप 100% इसका दावा कर सकते हैं कि उसमें मास होगा। अच्छा, ये बात तो सही है गाइस। एक दूसरा आदमी भी है, यदि कोई मटेरियल है ना, तो उस मटेरियल पे चार्ज भी होगा। अच्छा, चार्ज भी होगा, चार्ज भी होता है। तो मास आप पहले से जानते थे, चार्ज आप अभी जान लिए। तो गाइस, जो चीज मटेरियल को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो मटेरियल का अंदर रहता है, और उसी मटेरियल के अंदर रहने वाले प्रॉपर्टी को अपन लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के नाम पे एक तो मास आप पहले से जानते थे, क्योंकि मास के बिना कोई मटेरियल हो नहीं सकता। अभी आपने दूसरा चीज जान लिया, क्योंकि चार्ज के बिना भी कोई दूसरा मटेरियल नहीं हो सकता। चार्ज तो पक्का होता ही है। तो भाई आज तक हमें दिखा क्यों नहीं? क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं, इसीलिए दिखा ही नहीं आपको। तो आपने क्या किया, दो प्रॉपर्टी को सीख लिया। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में दो चीजों को सीख लिया, एक तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में मास होता है और एक क्या होता है, चार्ज होता है। अच्छा, प्रॉपर्टी को जब अपन लोग सीख रहे हैं तो लगे हाथों दो चार और प्रॉपर्टी बता देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बने रहे। गाइस, किसी मटेरियल को ऐसे आप खींचोगे तो फिर छोड़ दोगे, वापिस आ जाएगा अपने जगह पे। जैसे रबड़ को खींचो इतना दूर, फिर वापस आ जाता है अपने जगह। जैसे छोड़ोगे हाथ को, वापस आ जाएगा। गाइस, वो सारे मटेरियल जिसको खींचने पर तो फिर छोड़ देंगे, वापस आ जाएगा, उनको मैं एक डब्बा में रखूंगा। ऐसे एक बड़ा सा डब्बा बनाऊंगा, उसमें एक रखूंगा, इसमें उन सारे मटेरियल को रख दूंगा जिसको खींचने पे ना वापस आ जाता है। तो उसे मैं कैसे बोलूंगा, कुछ तो नाम दूंगा ना। ये वो सारे मटेरियल हैं जो ये वो सारे मटेरियल हैं जिसमें ये वाला चीज मिलती है। कौन वाला चीज? वी नीड टू सम नेम, हमें कुछ नाम की जरूरत है ना। इसीलिए उस चीज को अपन ने बोला इलास्टिक प्रॉपर्टी। मतलब ये वो वाले मटेरियल है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी शो हो रही है, जिसको खींचने पे वापस आ जाए। गाइस, उसी तरह इसका विपरीत भी होता है। जैसे किसी चीज को खींच दोगे ना, यहाँ तक खींच दिया आपने, हैजे तक रहेगा। जैसे क्या हो गया, मिट्टी, एक बार खींचो आप, फिर छोड़ दो, यहीं तक रहेगा। जैसे ढांचा में डालोगे वैसे बन जाएगा, है ना। जैसे दूध, उसको डाल दो जहां पे, जिस पानी में, ओके, जैसा बन जाएगा। तो गाइस, जिसको वैसे क्या कहता है, जिसको आपने खींच दिया और छोड़ दिया, खींचने के बाद जितना दूर तक रहा वापस नहीं आया, गाइस वैसे मटेरियल को मैं एक डब्बे में रखूंगा, दूसरा डब्बा में। ये इसमें वो सारे मटेरियल हैं जो जिसको खींचने पे ना वापस अपने जगह पे नहीं आता है, मतलब सिकुड़ता नहीं है। तो गाइस, ऐसे मटेरियल का अपन लोग बोलते हैं प्लास्टिक प्रॉपर्टी। उसी तरह होता है हम लोग का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या खास बात हो गया? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का खास बात हो गया कि ये मटेरियल के अंदर पाया जाता है, मटेरियल को बनाने में हेल्प करता है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बहुत सारे एग्जांपल है, हायर क्लास में आप पढ़ाई करोगे। अभी आप दो जान गए, एक तो मास जान गए और एक चार्ज जान गए। तो कोई आपसे पूछेगा कि चार्ज कौन सी है, तो हम बोलेंगे इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर में होना, मटेरियल को बनाने में मदद करता है। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बस इतनी बातें लिखेंगे, पूरा डिटेल सबको पीडीएफ में मिल जाएगा। इंट्रिंसिक का मतलब समझ में आ गया? तो गाइस, कभी कभी ना आपको चार्ज दिखाई देगा और कभी कभी चार्ज दिखाई नहीं भी देगा, ठीक है। जैसे मास आपको क्या होता है, कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी नहीं भी दिखाई देता है। सर, दिखाई देने वाला तो बहुत सारा एग्जाम्पल जानते हो आप, नहीं दिखाई देने वाला एग्जाम्पल बता दो। हवा गाइस, ऑक्सीजन का सांस लेते हो ना, है ना। ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक वेट होता है। वेट का मतलब क्या हो गया, वजन का मतलब भार, मास ही तो हुआ
m को g से गुना करोगे तभी तो वेट आएगा। तो गाइस इसका होता है 16, याद है ना, भूल तो नहीं गए पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में। तो गाइस ऑक्सीजन अपने को दिखता भी नहीं है लेकिन उसमें मास है। अच्छा यार ये बात तो सही है, इसका मतलब चार्ज भी अंदर होता है, अपने को दिखता नहीं है, बस इसका प्रॉपर्टी पता चल जाए तो अपन लोग इस पे पकड़ बना सकते हैं। तो आपको पहले पॉइंट पे याद रखना है, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके गाइस अगले पॉइंट की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, और अगला पॉइंट क्या है कि चार्ज जो है इसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, ये जो नोट डाउन ये है ना पीडीएफ, इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, तो आपका जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको इजी लगेगा समझने में भी, ठीक है। अच्छा तो चार्ज को पता चल गया। अच्छा तू इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? हाँ। चार्ज बोला हाँ मैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हूँ, मटेरियल को बनाने में मदद करता हूँ और मैं दिखता भी हूँ और नहीं भी दिखता हूँ। तो बोला तू रहता कहाँ है मटेरियल के अंदर? तो इसने बोला कि मैं मटेरियल के फंडामेंटल पार्टिकल में रहता हूँ। अच्छा तो फंडामेंटल पार्टिकल में रहता है, फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं? सर हमारे पास 3 होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, याद है ना, भूल तो नहीं गए? फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा तो गाइस इसी पॉइंट को अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे, चार्ज exist on fundamental particle, fundamental particle। गाइस चार्ज किस पे एग्जिस्ट होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल पे होते हैं। फिर तो फंडामेंटल पार्टिकल तो 3 होते हैं, कौन कौन सा? सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा 1 नंबर पे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पे कौन होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन होता है फंडामेंटल पार्टिकल? ये होता है गाइस न्यूट्रॉन। ओके इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, हर बच्चा जानता है। प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं और न्यूट्रॉन को एन से दिखाते हैं गाइस, याद है ना केमिस्ट्री में, भूल तो नहीं गए? हाँ। तो गाइस इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है, ये आप पहले से जानते आए हो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की और चर्चा करते हैं गाइस। जब अपन लोगों को पता चला कि चार्ज किस पे रहता है, इलेक्ट्रॉन पे रहता है, प्रोटॉन पे रहता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को स्टडी करना हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन को पकड़े अपन लोग, प्रोटॉन को भी पकड़े गाइस, उसको एनालाइज करना चालू किए, साइंटिस्टों ने एनालाइज किया था, हमारे पूर्वजों ने, है ना। तो गाइस इलेक्ट्रॉन को जब रख के स्टडी करने लगा तो उनका जो बिहेवियर था ना बिल्कुल एक जैसा था। किसके जैसा? जब प्रोटॉन को एक जगह रखकर स्टडी किया गया, अगेन जब इलेक्ट्रॉन को एक जगह रख के स्टडी करने लगा तो लोग ने बिहेवियर जो देखा ना वो बिल्कुल सेम था, केकर जैसा? प्रोटॉन को रखकर स्टडी किया गया। तो लोगों को एक बात तो समझ में आ गया कि चाहे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो चाहे प्रोटॉन पे चार्ज हो, दोनों का बिहेवियर एक के जैसा है। गाइस मजा तो तब आया जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रख के स्टडी किया गया, वो हल्का वाला बिहेवियर से बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। ये क्या हुआ? हाँ गाइस यही हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रखा तो उनका बिहेवियर सेम था, प्रोटॉन प्रोटॉन को रखा तो ओकर बिहेवियर सेम था, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा तो ओकर बिहेवियर अलग हो गया। लोगों को एक बात समझ में आ गया कि अरे यार अपने को ना नाम रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा किसका बिहेवियर किसके साथ कैसा था। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका नाम को बिहेवियर को दिखाने के लिए तो ऑप्शन है कन्वेंशनल, अपने पास फिजिक्स में हम लोग बचपन से इस्तेमाल करते हैं साइन कन्वेंशन में, प्लस और माइनस, उसी का आधार कर उसी को इस्तेमाल करके अपन ने नाम रख लिया। गाइस उस जमाने में प्रोटॉन को चाहता तो निगेटिव रख सकता था, इलेक्ट्रॉन को चाहता तो पॉजिटिव रख सकता था। 2 ऑप्शंस थे, साइंटिस्टों की मर्जी चली और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को निगेटिव बोल दिया और प्रोटॉन को पॉजिटिव बोल। तभी आजादी थी ना, कोई और कंपटीशन में नहीं था, वही लोग साइंटिस्ट थे, तो कुछ तो नाम रखना था, इसीलिए रखा गाइस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अपने को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है गाइस। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नो चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, नो चार्ज,
गाइस अभी अपन ने एक चीज आपको बताया कि इनका बिहेवियर देखा गया था। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक जैसा था, प्रोटॉन प्रोटॉन का बिहेवियर एक जैसा था। तो वो बिहेवियर क्या था? वो बिहेवियर था गाइस फोर्स लगाने का बिहेवियर, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन का गुच्छा यहाँ पे है, समझो इलेक्ट्रॉन का गुच्छा यहाँ पे है, उनको ऐसे पास लाता हूँ ना तो उनका एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। हालांकि देखेंगे अभी अपन लोग, लेकिन बिहेवियर कैसा था ये आपको याद करना है। उससे पहले अपन लोग जान लेते हैं, ये वाला जो लिखे ना इसको लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज लिखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है गाइस। पहले नंबर पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरे नंबर, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज किसमें मिलेगा आपको? प्रोटॉन पे, ठीक है। और निगेटिव चार्ज किसमें मिलेगा आपको? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज किस पे मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉन पे। बात जी ये समझ में आ गया अपने को। इलेक्ट्रॉन कैसे लिखूंगा? ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अच्छा अब वो बिहेवियर कैसा था? फोर्स लगाने का बिहेवियर था। अब जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रखा तो हूबहू वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन को रखने पर। मतलब यहाँ से अपन लोगों ने एक रूल बना दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम प्रजाति, प्रोटॉन प्रोटॉन सेम प्रजाति। लेकिन जब कमाल तो तब हुआ जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा, ये ऑपोजिट प्रजाति के लोग आ गए तो रिएक्शन भी ऑपोजिट मिला। वही रिएक्शन पे बेस अपन लोग बोलते हैं कि ये वाला वर्ड कौन सा? चार्ज, चार्ज ये बोलेंगे। चार्ज कैन exert exert फोर्स, चार्ज क्या कर सकता है? फोर्स को लगा सकता है गाइस। तो चार्ज फोर्स लगाने का उसके पास दो गो तरीका है, जिसमें से पहला का नंबर है सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज। अट्रैक्ट, अट्रैक्टिव ये कैसा बिहेवियर दिखाता है? सॉरी उल्टा लिख दिया। रिपल्सिव बिहेवियर, दूर भगाता है। सेम टाइप के प्रजाति वाले लोग आ जाते हैं ना, दूर भागो, दूर भागो भागो दूर भागो, है ना। सेम टाइप ऑफ चार्ज। रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव नेचर का होता है गाइस, ठीक है। उसी प्रकार इधर देखो आप, ओपोजिट, ओपोजिट टाइप ऑफ चार्ज कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव नेचर, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है गाइस। अब आप एग्जांपल हमें फटाफट बताओ, सेम टाइप का चार्ज का क्या मतलब हो गया? भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम टाइप के हो गए, प्रोटॉन प्रोटॉन सेम टाइप के हो गए। सर ऑपोजिट कब होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तो ऑपोजिट हो गए, समझ में आ रहा ना। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ बैठाना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएगा, जाओ जाओ। तो जाओ जाओ को कैसे लिखा दे? इधर दिखा दे, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? दूर जाओ, दूर भगाओ। गाइस उसी तरह प्रोटॉन पे भी होगा, क्या ख्याल है? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपल्सिव करेगा। भाई आप जरा सोचो, प्रजाति बदल दूं तो, लड़का लड़की ले आऊं तो, ऐसे याद करके रख सकते हो आप। आओ आओ, आओ आओ पास आओ, है ना। ये हो गया अट्रैक्टिव, याद रख सकते हो ना। बड़ा इजी है, बड़ा शानदार तरीका है, इस तरीकों का आपको याद रखना है। अच्छा इतनी सारा चीजें अपने को समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि एक गो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक गो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक गो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? एक गो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ये तो हाथ खड़ा कर दिया था शुरुआत में ही कि भाई हमारे पास कोनो चार्ज नहीं होता है। अब चार्ज केकर पास रहता है? इसके और इसके पास। आओ जरा उसको स्टडी करते। लोगों ने गहन अध्ययन किया, तब पता चला लोगों को कि चाहे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें चाहे एक प्रोटॉन की बात करें, दोनों में ना सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। वो अमाउंट कितना था उसको देखते हैं अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसको मिटा दो, मेजर कहाँ गया?
तो यहाँ पे अपन लोग अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है गाइस, ठीक है, उस पे बहुत कम चार्ज होता है। कितना अमाउंट देखोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना कम चार्ज होता है। माइनस का मतलब याद है ना, माइनस कहा जाता है डिवाइड में। अब सोचो 1.6 को यदि आप 10⁻19 से डिवाइड करोगे तो हाफ ही निकल जाएगी। कितने बार जाएगा, 0.000000000 पूरा हाफने के बाद 19वां बार में एक 6 आएगा। गाइस देख रहे हो, इतना कम अमाउंट ऑफ चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। गाइस अपन लोग कैसे पहचान करेंगे कि ये नंबर है ना, ये चार्ज को बता रहा है। अब जरा सोचो, लॉजिक लगाओ और दिमाग से समझने की कोशिश करना। अपन ने यहाँ लिखा कि ये 4, ये किसको बता रहा है? किसी को नहीं बता रहा है, कोई फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बता रहा है, ये तो सिंपल नंबर है। अच्छा देखो, अभी आपका दिमाग पट से खुलेगा। अब बताओ ये किसको बता रहा है? अरे यार, ये तो मास को बता रहा है। केजी लिखते ही हमारा दिमाग पकड़ लिया, ओहो ये तो 4 केजी किसी चीज का मास को बता रहा है। अब वो चीज कौन सी है हमरा क्या मालूम, लेकिन है तो मास। गाइस उसी प्रकार यदि 8 कहीं लीटर लिखा हुआ है, 8 के लिए लिखा हुआ है तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ये तो नंबर है। अगर आप बगल में बाजू में लीटर लिख देंगे, ऐसे पता चल जाएगा ये तो वॉल्यूम बता रहा है। कोई आपका लिक्विड मटेरियल होगा, उसमें 8 लीटर की बात चल रही है। अच्छा, उसी प्रकार यहाँ पे देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो नंबर है। लोगों को कैसे बताऊंगा कि ये चार्ज है? तो गाइस इसके बगल में अपने को लिखना होगा सी। सी स्टैंड फॉर नॉट चार्ज, सी स्टैंड फॉर कूलम्ब। गाइस यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये जो है ना केजी, ये मास, ये किसको बता रहा है? मास को बता रहा है ना। इस मास का एसआई यूनिट है। तो किसी भी नंबर के साथ जो बगल में डिजिट रहता है ना, या फिर नंबर ये लेटर्स रहते हैं, वो सारे क्या बताते हैं? यूनिट को बताते हैं। तो गाइज ये वाला यूनिट को बताएगा। किसका यूनिट को बताएगा? सेम चार्ज का। जैसे गाइज यहाँ पे मास को आपने एम से दिखा दिया, इसी प्रकार चार्ज को भी दिखाने का तरीका होता है गाइज। तो उस चार्ज को दिखाने का तरीका यहाँ पे लिख रहा हूं। चार्ज CHARGE, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू से। क्या चीज से रिप्रेजेंट करें? या कैपिटल लेटर क्यू इस्तेमाल कर सकते हो, या तो स्मॉल लेटर, लेकिन क्यू ही रहना चाहिए, बड़ा या छोटा कोई सा भी, है ना। गाइस एक तीसरी बात अपन ने सीखा कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। इसको यहाँ पे लिख ले, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? इक्वल टू कूलम्ब, COULOMB। कूलम्ब का अपन लोग सी नोटेशन से दिखाते हैं। जैसे किलोग्राम को केजी से दिखाते हैं ना, उसी तरह कूलम्ब को सी से दिखाएंगे। समझ में आ गया? गाइस आप सोचो, किसी कोने में किसी पेज के किसी क्वेश्चन में अपने को देखने को मिल जाए 8C, इसका मतलब समझ में आएगा ना, खट से समझ में आना चाहिए कि ये चार्ज को बता रहा है जिसका अमाउंट कितना है? 8 कूलम्ब। ऐसा, ये बात तो पक्की समझ में आ गई। ठीक है गाइस, अभी अपन लोग आगे बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या इलेक्ट्रॉन पे मास भी होता है क्या? हाँ ऑफकोर्स होता है। शुरुआत में ही बताया आपको कि किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए अपने को मास की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो फिर सवाल ये आता है कि मास रहता कहाँ है? चार्ज का एड्रेस तो आपने बता दिया सर कि ये फंडामेंटल पार्टिकल पे रहता है। तो भाई फंडामेंटल पार्टिकल से ही मटेरियल बने हुए होते हैं ना, तो फंडामेंटल पार्टिकल का जो मास होगा वही तो थोड़े थोड़े जुड़ के पूरा मटेरियल को बनाया होगा। तो ऑफकोर्स मटेरियल का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उस पे भी मास होता है। तो कबो कबो ना आपसे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है। इसे आप याद मत कीजिएगा, इसे देख लीजिएगा
इससे एक रिजल्ट बताऊंगा, उस रिजल्ट को आपको मस्ट 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 VVI याद रखना है, ठीक है। चलो जी, तो मास तो होगा ही, समझ में आया क्यों? क्योंकि मास के बिना मटेरियल ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। गाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको अपन लोग ऐसे लिख रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है गाइस? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। गाइस आप देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का मास ना कितना ज्यादा कम है, देख रहे हो? -31, मतलब -31 नीचे डिवाइड होगा, याद है ना मैथ का फंडामेंटल रूल। तो 9 को आप डिवाइड करोगे 10⁻31 बार, एक जीरो पहले से था तो मतलब 32 बार में 9 आएगा। तो भाई ऐसे रखोगे 0.00000000 पूरा हाँपने के बाद 32वां नंबर में 91 आएगा। आप सोचो इतना किलोग्राम, पॉइंट के बाद इतना किलोग्राम काम, इतू सा। तो भाई सोचो इतना छोटा मास को दिखाने के लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है ना। आप जरा सोच के देखो, यदि अपन लोग मिलीमीटर, कितना होता है? इतना सा होता है। इतना मिलीमीटर को यदि अपन लोग बोलेंगे किलोमीटर में नाप के बताओ तो कैसे करना पड़ेगा? 10⁻⁻ में तो बोलूंगा इतना किलोमीटर 1 मिलीमीटर में होता है। तो कितना गंदा लग रहा है सुनने में। अपने को नीड है यहाँ पे कि बड़ा अमाउंट है ना तो बड़ा यूनिट, छोटा अमाउंट है ना तो छोटा यूनिट। बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो किलोमीटर में, छुटकू छुटकू डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर ऐसे में मेजर करेंगे ना। उसी प्रकार बड़का जैसा मास होगा तो किलोग्राम में, क्विंटल में, टन में मेजर करेंगे। आप जरा सोचो छोटका मास है तो ग्राम में, होकरो से छोटका मास है तो मिलीग्राम में, उससे छोटा मास है तो नैनोग्राम में। गाइस ये मिली नैनो सबसे छोटा है, देखो ना -31 है तो गड़बड़ हो गया। तो अपने को यहाँ पे नए मास की, नए यूनिट की जरूरत है जो सबसे छोटा वाला को बताएगा। उसी छोटा वाला यूनिट का नाम है AMU। गाइस यही आपसे सवाल पूछेगा कि AMU किसका यूनिट होता है। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया ना, किलोग्राम को हटाने के लिए, छोटका यूनिट लाने के लिए अपन लोग नया यूनिट का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो यूनिट है मेरा AMU। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग AMU, इसका फुल फॉर्म होता है गाइस एटॉमिक। अच्छा इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? एटम के अंदर से हुई ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो एटम के अंदर है, दैट्स वाई एटॉमिक बोल रहे हैं इसको। ठीक है, एटॉमिक मास, देख रहे हो AMU में खुद मास है, यूनिट, सारी जानकारी आपका नाम ही दे रहा है। एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल का मास का यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो पहली बात, AMU किसका यूनिट है? मास का, मास का यूनिट है गाइस। अच्छा इंग्लिश में लिखना है आपको ना, हाँ, इट इज यूनिट ऑफ मास, ये मास का यूनिट है गाइस। अच्छा कबो कबो ना आपसे ये सवाल पूछ लेता है, हालांकि पूछने का चांसेस तो ज्यादा नहीं है जैक बोर्ड में, बट पूछ लेगा तो एक नजर मार लेते हैं कि एक यूनिट में कितना किलोग्राम होता है, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो आप इसे याद रखिएगा, 1 AMU बराबर, जैसे याद करके रखे ना आप 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, इस तरह याद करके रखें। उसी तरह आपको याद रखना है इसको भी कि 1 AMU में कितना किलोग्राम होता है। तो 1 AMU में आपका होता है 1.6 इंटू, और एगो 6 लगा लो आप, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये कन्वर्जन याद रहेगा ना गाइस आपको, ऑफकोर्स याद रहना चाहिए आपका, है ना। उम्मीद करता हूँ इसे आप याद रखोगे, समझ में आ गया। और हम लोग देखते हैं अगला कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। ठीक है, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मैं खोजता हूँ इसमें कौन कौन सा पॉइंट आपका बचा हुआ रह गया है। गाइस अभी अपन लोग अगले पॉइंट की ओर मूव ऑन करते हैं। अपने को पता चल गया कि चार्ज को Q से दिखाते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। अच्छा चार्ज दो प्रकार के भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। किसी दिन यदि मुझे दोनों चार्ज को कंपेयर करने का जरूरत पड़ गया तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा कि कौन सा चार्ज ज्यादा बड़ा है, कौन सा चार्ज ज्यादा छोटा है ना। तो कंपैरिजन करने के तरीके हैं, सुनो आप ध्यान से।
तो यहाँ पे अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा, इसे मिटा देता हूँ, है ना, इसे मिटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, यहाँ वी हैव टू रिमूव। गाइज ऐसे नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट आपको समझा ही देता हूँ। देखो गाइज, जब भी अपन लोगों को चार्ज को ना कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज ज्यादा है कौन सा चार्ज कम है, तो उसके दौरान अपन लोग साइन को छुपा लेते हैं या कहते हैं हटा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसको देखो रीजन। गाइज मान लेते हैं एक गो ना क्यू चार्ज है जिसका मान है 20 कूलम्ब, एक गो दूसर का क्यू चार्ज है जिसका मान है -10 कूलम्ब। ठीक है, इधर और चलते हैं, तो ये तो दोनों क्यू क्यू हो गया भाई। नोटेशन को अलग करने के लिए इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है गाइज, उसी प्रकार देखो एक Q1 है जो -10 कूलम चार्ज है, उसी प्रकार दूसरा सेट में है ना Q2 है जिसमें -20 कूलम है। अच्छा, अपन लोग जानना चाहता है ये कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन है। तो जब आप चार्ज में कंपेयर करोगे कि कौन बड़ा है छोटा है, तो साइन को हटा लेना। क्या बोला अपन ने, साइन को हटा लेना। फिर साइन हम बुलाए काहे थे, साइन तो ही ना बताता है कि पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, ये केकर वजह से है, इलेक्ट्रॉन में है कि प्रोटॉन में है। तो गाइस इसमें देख के बताओ, पॉजिटिव का 20 है मतलब ये जरूर प्रोटॉन में होगा। इधर देखो क्या चीज है, माइनस का निगेटिव है तो मतलब जरूर इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। तो भाई दोनों की जो अमाउंट होती है ना, याद है ना, दोनों की अमाउंट कैसा होता है, सेम होता है। तो गाइज ये 20 कूलम्ब है, गाइज ये 10 कूलम्ब है, तो आप ही बताओ तगड़ा कौन है। गाइज 20 वाला तगड़ा होगा। तो ये किसके वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। ये माइनस है ना, ये किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इधर तो देखो, तो इस सेट में गाइज, इस सेट में यानी इसको मैं एक सेट बोलता हूँ, सिस्टम बोलता हूँ, तो बताओ इसमें कौन बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी प्रकार इधर तो जरा देखो, इधर देखेंगे इस सेट में देखो आप कौन बड़ा होगा, तो देखेंगे इसमें ऐसे समझ लो आप कि इसमें ना -10 गो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज है, इसमें -20 गो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज है। तो बोलो तगड़ा कौन सा है, जो ज्यादा ज्यादा कौन सा है, 20 वाला। ये निगेटिव क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज है, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन का समूह की वजह से चार्ज है। ठीक है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये। गाइज अब देखो ना, इधर -10 है, इधर आपका क्या है, -20 है, और -20 को हम लोग बड़ा कर रहे हैं। ये मैथ का उल्लंघन है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि अपन लोग जानते हैं -20 जो है ना वो छोटा होता है किससे, -10 से, लेकिन आप बड़ा कर रहे हो। तो मैथ का नियम का अपन लोग को उल्लंघन भी नहीं करना है और इसकी सत्यता को सही भी रहने देना है। तो अपन लोग एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, मैग्नीट्यूड बोल के। तो गाइस अपन लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं साइन की नहीं, मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन लोग मॉड का, इसीलिए यहाँ पे इसको सही कर देंगे। ये रहा मॉड गाइस, ये रहा मॉड गाइस, ये रहा मॉड, है ना, ये रहा। जैसे ही मॉड डाल देंगे तो मॉड का कुछ ही काम होता है, माइनस को प्लस बना देना। याद है ना मैथ का बेसिक कंसेप्ट। ये साइन को छुपा के बोलता है, मॉड का मतलब ही होता है साइन को छुपा लो, बोलो कितने 10 न्यूटन, इसमें से साइन को छुपा लो कितने 20 कूलम्ब, न्यूटन नहीं 20 कूलम्ब 10 कूलम्ब। इसमें साइन को ये नहीं लगाया मॉड, चलो जी इसमें से छुपा काय को कूलम्ब है, 20 गो कूलम्ब है, इसको छुपा काय को कूलम्ब है, 10 गो कूलम्ब है। मॉड आ गया तो साइन को खा गया ना, मतलब पॉजिटिव सबको पॉजिटिव बना दिया, मोड आ गया तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब सोचो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब देख के बताओ कौन बड़ा है, 20 कूलम्ब। इसमें कौन बड़ा है, 20 कूलम्ब, है ना। तो गाइस इज्जत से ऐसे लिखेंगे, तो कहीं कोने पे यदि आपको लिखा हुआ मिल जाए क्यू का मोड, तो समझ लो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज है या प्रोटॉन की वजह से चार्ज है, या फिर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज। ये बता रहा है बस 20 कूलम चार्ज है, 40 कूलम चार्ज है, और उस कूलम चार्ज से कितना इफेक्ट होगा उसके बारे में जानकारी अपन लोग निकाल लेंगे। तो गाइस जब अपन लोगों को चार्ज को कंपेयर करना होगा तो इस तरह से कंपेयर करेंगे। समझ में आ गया। अच्छा, अपन लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ना वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, और जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है ना वो
पूरे सिस्टम का आखिरी टुकड़ा होता है, उसको और भी टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल उसी को बोलते हैं, जो सिस्टम का पूरा आखिरी टुकड़ा हो। आखिरी टुकड़ा जैसे कि ये घर है हमारा गाइस, घर का सबसे आखिरी टुकड़ा कौन होगा भाई? सीमेंट का छोटा छोटा गिट्टी, सीमेंट के छोटे छोटे गिट्टी होते हैं ना, छोटे छोटे पक्खल होंगे सीमेंट में। तो घर का सबसे आखिरी टुकड़ा कौन हो गया? सीमेंट का। मान लो अपन ने एक कढ़ाई सीमेंट ले लिया, इस सीमेंट में ऐसे कुछ सीमेंट रखा हुआ है या बालू रखा हुआ है, तो बालू से भी छोटा पार्टिकल कौन किसका होता है? सीमेंट का होता है। तो गाइस सीमेंट किसी घर का सबसे छोटा पार्टिकल हो गया, उसको और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है ना, उसे टुकड़ा नहीं कर सकते। इसको दूसरे तरह से समझो गाइस, जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ना, वो आपका फंडामेंटल होते हैं, और उसी फंडामेंटल अल्फाबेट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग पूरा इंग्लिश लिख देते हैं। जैसे आपने एप्पल लिखा, APPLE, एप्पल लिखा आपने, तो ये APLE ये सारे कहाँ से आए भाई? 26 लेटर से उठ के आए हैं। इन सारे 26 लेटर का टुकड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि दीज आर द फंडामेंटल। किसी भी इंग्लिश बुक को लिखने में मदद करता है ये फंडामेंटल लेटर। फंडामेंटल आप कभी देखा है आपने आधा ए काटा हुआ, आधा बी, ऐसे कभी देखे आप? नहीं देखे होंगे ना, क्योंकि वो फंडामेंटल है, जिस चीज को बनाते हैं वो। तो गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या है? आपका फंडामेंटल है। वो क्या करता है? मटेरियल को बनाता है, और जो फंडामेंटल होते हैं उसे अपन लोग टुकड़ा नहीं कर सकते। जब टुकड़ा नहीं कर सकते तो अपन लोग मजबूर हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे गिनेंगे? इंटीजर में। तो याद है ना, मैथ में अपन लोग पढ़े एक ऐसा नंबर का सेट जिसको जो टुकड़े नंबर को नहीं बताता है, वो कौन सा सेट है? इंटीजर। इंटीजर में जितना नंबर आते हैं ना, सारे अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, कंप्लीट नंबर। टुकड़ों वाला नंबर को इजाजत नहीं देता वो, है ना। तो अपन लोग यहाँ पे जब चार्ज के बारे में बात करेंगे तो अपन लोगों को ऐसे बोलना पड़ेगा, एक गो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज, दो गो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज, तीन गो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज। ऐसा अभी कभी नहीं बोल सकते कि डेढ़ गो इलेक्ट्रॉन की चार्ज, आधा इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज, 4.5 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज। फिर तो आपने फंडामेंटल रूल को ही गलत कर डाला, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को आधा बोल के उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं, जो फंडामेंटल रूल के खिलाफ है। अच्छा, ये बात तो आपने सही बोली सर। तो अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब अपने लोगों को ये क्या करना पड़ेगा? इसी कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और इसी कंसेप्ट को अपन लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड रूल, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, मान लो गाइस, इसको और अच्छे से समझते हैं। Q1 चार्ज है, तो ये 1 का मतलब हो गया एक गो इलेक्ट्रॉन की वजह से करते चार्ज। Q2 का मतलब समझते हैं, दो गो इलेक्ट्रॉन की वजह से करते। इसको समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। Q2 1 का मतलब समझो, एक गो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज। Q2 का मतलब दो गो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज। Q3 का मतलब हो गया तीन गो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज। गाइस आप क्या बता सकते हो? Qn की वजह से कितना चार्ज होगा? N इंटू ई। ओके, एक गो इलेक्ट्रॉन था तो एक गो इलेक्ट्रॉन में चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, टोटल चार्ज आ गया। दो गो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो गाइस अपन लोग जानते हैं ना, तो ये तो हो गया दो गुना एक गो इलेक्ट्रॉन में कै गो चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो होता है ना। इसमें से क्या हो जाएगा? तीन गुना इतना चार्ज। इसमें कितना हो जाएगा? n गुना इतना चार्ज। मतलब ये वाला डैश डैश का मतलब याद है ना, ऊपर वाला लाइन को रिपीट करना। तो Qn का मतलब हो गया n इंटू ई। गाइज अपन लोग चार्ज को टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तो n को मुझे मजबूरन लिखना पड़ेगा कि तुम अच्छे अच्छे नंबर हो। अच्छे अच्छे नंबर किसको बोलते हैं? इंटीजर होना। इंटीजर होना। तो इंटीजर में देखो आप क्या क्या आएगा? जीरो आता है, एक तो प्लस भी आता है, और -1, प्लस -1 आएगा, प्लस -2 आएगा। तो गाइज n की जगह पे जीरो रखो। जैसे जीरो रखूंगा, जीरो गुना एगो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जीरो गुना ई, जीरो हो जाएगा। तो गाइस जीरो मिल गया। तो n का मान जीरो रखने पे इस सिस्टम में जीरो चार्ज मिल रहा है। इसका मतलब किसको बता रहा है? ये न्यूट्रॉन को, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है। ठीक है। प्लस एक रखो, n की जगह प्लस एक रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को बता देगा। माइनस एक रखो तो माइनस एक आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज को बता देगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे अपने को यही रूल याद रखना है
कि कभी भी किसी भी मटेरियल पे अपने को चार्ज के बारे में बताना हो तो वो चार्ज जो होता है ना n का मल्टीपल में होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होता है, जहाँ पे n हम लोग का इंटीजर होता है। क्यों होता है समझा दिया ना इस बात को आपको। तो इसी रूल को अपन लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड रूल। ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछेगा, सवाल दे देगा कि किसी चीज में आपका चार्ज का मान है 1.6, हाँ या फिर ऐसे कर लेते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। तो बोलेगा कि बताओ ये वाला चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो गाइस पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन का मान निकालना पड़ेगा। एन का मान यदि हम लोग का इंटीजर आ गया तो बोलेंगे वेलकम, ये चार्ज सही है। यदि एन का मान इंटीजर नहीं है, टुकड़ा में आ जाए, तो बोलेंगे भीड़ कम, तुम दूर जाओ, तुम चार्ज पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आओ जरा, क्योंकि दुनिया जानती है क्यू एन बराबर क्वांटाइजेशन रूल से एन इंटू ई, और इसका मान देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये किसके बराबर, एन का मान निकालना है ना। एन ही बता सकता है कि चार्ज पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि एन यदि टुकड़ा में गया मतलब इलेक्ट्रॉन टुकड़े कर दिया आपने, और इलेक्ट्रॉन टुकड़ा कर नहीं सकते तो उस तरह चार्ज क्रिएट भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन पे ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एक्चुअली, है ना। चार्ज के रिप्रेजेंटेशन का तरीका इधर बताया था ना आपको। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इधर भी कूलम। गाइस देखो ये एन का मान निकालने के लिए इसको क्या करो, राइट साइड भेजो आप, 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इधर आएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एन। गाइस देखो कूलम कूलम छम छम, ये 10⁻⁻19 छम, इसको भी छम छम। गाइस ये पॉइंट एक दूसरे पॉइंट को उड़ा दिया। देखो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, इसको काटो तो 16 दूना 32, 2 आ गया आपका, और आपका कितना बच रहा है हासिल, 4 बच रहा है, तो 16 दूना अगेन 32। गाइस 2.2 आ रहा है। अपन ने क्या बोला था, नंबर आपका इंटीजर आना चाहिए, टुकड़ा में नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है n इक्वल टू 2.2। हालांकि ये तो गड़बड़ है, ये चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे n का मान निकालेंगे, टुकड़ों में जैसे आ जाएगा, पॉइंट में फ्रैक्शन में टुकड़ा जहां हुआ अपन मना करेंगे। यदि सोचो 2 आता तो बोलेंगे एक्सेप्ट कर देते, आ जाओ ये चार्ज पॉसिबल है ना गाइस। तो इसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड रूल। इसे क्या बोलेंगे, क्वांटाइज्ड रूल। ओके गाइस, आपको ये याद हो गया। अच्छा अभी आपको ना और एक चीज मुझे बतानी है, वो बताता हूँ आपको, वो ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये याद रखोगे ना आप, याद रख लोगे, पीडीएफ में मेंशन है। एक चीज और बतानी है जो आपको याद रखना है एक्चुअली वो, ठीक है। पहले चार्ट बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो दोस्त, आपको ये याद रखना है, जिस तरह बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इस तरह याद रहता है ना, ये बिल्कुल पहाड़े के जैसा आपको याद रहना चाहिए। देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहा है, तो स्टेट ऑफ चार्ज मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। चार्ज किस पे रहता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से रहता है ना। भाई आप ये भी तो जानते हो, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ के रखा होगा आपने, कि चार्ज जो होता है ना, चाहे पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर ले या नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर ले, वो सारा करता धरता इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन तो भाई चुपचाप बैठल रहता है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई तो नेगेटिव चार्ज। याद है ना, ये छोटी छोटी जानकारी आप जानती हो पहले से, ये मैं मान के चलता हूँ। तो चार्ज ही दूर जाता, इलेक्ट्रॉन ही एटम वहां से बाहर निकलता है, फिर एटम वहां के अंदर आता है, यूं ऊपर नीचे बाहर अंदर, ठीक है। तो गाइज जब ऊपर नीचे होगा इलेक्ट्रॉन, कभी सिस्टम के अंदर कभी सिस्टम के बाहर, तो गाइज कोई ना कोई स्पीड से तो होगा वो। तो उसी स्पीड के दौरान जब वो सिस्टम के अंदर आता है, एटम के अंदर, एटम से बाहर चला जाता है, तो उसी को अपन लोग बोल रहे हैं स्टेट ऑफ चार्ज, या अच्छे करने के लिए यहाँ पे लिख लो स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गाइज इलेक्ट्रॉन जब चुपचाप है, एटम के अंदर है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके दौरान ना, इसे आप याद कर लो बस, आगे आगे आने वाले चैप्टर में आपको पूरी तरह कहानी समझ में आ जाएगी। चुपचाप है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, सही का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, इक्वची होता है, अगला वीडियो में सीखेंगे।
मैग्नेटिक फील्ड, ये अगला चैप्टर में सीखेंगे। ये मैग्नेटिक चुपचाप बैठा हुआ चार्ज हिलेगा डुलेगा नहीं, वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ना गाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। ठीक है, यस राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा क्या रेस्ट चार्ज में? नहीं गाइज। अच्छा सोचो, अभी चार्ज को क्या हो गया, ताकत मिल गई कहीं से, कहाँ से मिली अब लोग सीखेंगे अगला चैप्टर में। मिल गई ताकत, अब वो क्या करेगा, एटम से बाहर निकलने वाला है। इमेजिन करो, बाहर निकलेगा तो दो तरह रास्ते हैं उसके पास, या तो बहुत तेजी से भागते हुए बाहर निकलेगा, या तो एक बार जितने रफ्तार वो पकड़ लिया उतने रफ्तार से बाहर निकलेगा। तो जब कांस्टेंट रफ्तार से बाहर निकलेगा तो उसके दौरान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करे। गाइस इस बात को याद रखना, जब चार्ज मूव करना चालू कर देता है ना, तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। तो अपन लोग जानते हैं करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो मतलब बहना, है ना, फ्लो मतलब जैसे फ्लो ऑफ मिल्क बोलते हैं, फ्लो ऑफ वाटर बोलते हैं। तो क्या होता है, मतलब एक साथ बहुत सारा चीजें बह रही है। यदि फ्लो ऑफ वाटर बोल रहे हैं तो फ्लो ऑफ मतलब बहुत सारा पानी बह रहा है। फ्लो ऑफ मिल्क बोलेंगे तो बहुत सारा मिल्क बह रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज बोल रहे हैं मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ओकरे को तो करंट बोलते हैं। अब सोचो बहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जावे न करेगा, जब जाएगा तो ऑलरेडी तो मूव कर रहा है ना, मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए जब करंट में तार में करंट चलता है ना, तो ओकरा में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन होता है देखेंगे अभी और बेहतरीन ढंग से समझेंगे भी। अब इलेक्ट्रॉन को ना पूरा हड़बड़ी है, मतलब जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है ना बल्ब के पास ताकि बल्ब को जला दे, उतना ही स्पीड से जलते जा रहा है। तो जैसे ही एक्सेलरेशन पकड़ लेगा, है ना, स्पीड में बदलेगा, पूरा रफ्तार चलते रहेगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। एक्सेलरेशन से यदि चल रहा है तो तीनों होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट करेगा। तो ये वाला चार्ट याद रहेगा आपको। चार्ज यदि रेस्ट है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और यदि एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है कोई चार्ज मतलब घूम रहा है तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपसे कब्बो कब्बो ना ये सवाल पूछ लेगा कि बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए चार्ज को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट में रहना पड़ेगा या मूव करना पड़ेगा? गाइस उसे मूव करना पड़ेगा, और कैसा वाला मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन, याद रहेगा ना। उसी तरह बोलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब क्रिएट होता है, चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में कि कांस्टेंट वेलोसिटी से कि एक्सेलरेशन से? गाइस एक्सेलरेशन से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ना आपको, याद रहेगा ना आपको गाइस। ठीक है, ओके, वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो हो गया काफी ही ज्यादा लंबा, 1 घंटा का वीडियो हो गया गाइस, इमेजिन करके देख सकते हो आप। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, कंसेप्ट आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करा आपको समझाने का, आप समझ भी गए होंगे। अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, आगे आने वाले कंसेप्ट को देखना, यूं सारे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब अपना प्रिपरेशन को अच्छे से बेहतर बनाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय गाइस, धन्यवाद, अच्छे से मेहनत करना। ओके, चलो जी।